नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। धर्म नगरी काशी में आयोजित तमिल संगम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक संध्या के तहत तमिलनाडु से आए कलाकारों ने अपनी कला से हर किसी का मन मोह लिया है। तमिल कलाकारों ने भरतनाट्यम, तमिल लोकगीत, आदिवासी नृत्य और अन्य कलाओं की प्रस्तुति दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने भी चैती गायन प्रस्तुत किया। कलाओं के अद्भुत संगम को देखकर तमिल वासियों ने कहा कि ये एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, जिससे हम अपने देश के धरोहर और कलाकारों से रूबरू हो रहे हैं। इसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ उन्हें एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है, जो उनकी प्रगाढ़ता को और बढ़ाएगा। वहीं अयोध्या पहुँचे तमिल समागमम के मेहमानों का पूरे धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। स्वागत से तमिल मेहमान अभिभूत दिखे और उन्होंने कहा, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम अयोध्या पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि हम भगवान राम की नगरी को बहुत करीब से देखेंगे। इसके साथ ही 17 दिसंबर तक 12 डेलीगेशन यानी कि तमिल मेहमानों का दल अलग अलग तिथियों में अयोध्या पहुँचेगा। काशी तमिल संगम बोले तो हम लोग पहली बार आए। मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी तो बहुत अच्छा कलाकार लोग एक अच्छा काम रखा है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं की जयकारों और आचार्यों के वेद ऋचाओं के साथ विराजमान हो गई है। भगवान मद महेश्वर के स्वागत के लिए ओमकारेश्वर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। अब भगवान मद महेश्वर की शीतकालीन पूजाएं बाबा केदार के साथ ही ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में विधिवत होंगी। मंदिर समिति द्वारा इस अवसर पर ओखीमठ में 2 दिवसीय मद महेश्वर मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद परंपरा अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर जोशीमठ में तो उद्धव और कुबेर जी की मूर्ति पांडुकेश्वर में विराजमान हो गई है। यहीं पर शीतकाल में अब पूजा अर्चना की जाएगी। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को मेरठ के रहने वाले विनायक बहादुर ने सिद्ध करके दिखा दिया। विनायक मूक बधिर है, लेकिन उनकी प्रतिभा की आवाज आकाश भर में गूंज रही है। विनायक बहादुर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें ये सम्मान देंगी। सबसे कम उम्र के प्रथम भारतीय मूक बधिर राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में चमके विनायक को ढेरों सम्मान से नवाजा जा चुका है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। विनायक की माता मीतू बहादुर और पिता दीपक बहादुर भी मूक बधिर हैं। विनायक के पिता को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विशेष दिव्यांग कर्मचारी 2018 से अवार्ड से नवाजा था। बेस्ट चाइल्ड का इनाम मिला है, श्रेष्ठ बालक वाला इनाम मिलने वाला है इसको। और इसको जो है विज्ञान भवन में नई दिल्ली में दिया जाएगा। उम्मीद यही है कि शायद राष्ट्रपति देंगे। आपने किताबों की लाइब्रेरी के बारे में तो सुना होगा और लाइब्रेरी में बैठकर किताबों को पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लाइब्रेरी की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां किताबों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इस लाइब्रेरी में पढ़ना नहीं बल्कि खेलना जरूरी है। यह अनोखी शुरुआत की है वाराणसी में शिक्षा विभाग ने। प्राथमिक विद्यालय में ऐसी तस्वीर आप पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि पूर्वांचल के प्राथमिक विद्यालय में तो ऐसा पहली बार ही हो रहा है, जहां इन बच्चों के लिए बाकायदा खिलौना लाइब्रेरी खोली गई है। बच्चों के लिए अलग अलग तरह के खिलौने रखे गए हैं। बच्चे बड़े आनंद के साथ इन खिलौनों से खेल रहे हैं। शिक्षा विभाग की शुरुआत ने वो पुराना बचपन इन्हें याद दिलाया है, जिसमें मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास भी काफी अच्छे से होता था और खेल खेल में अच्छे दोस्त भी बनते थे। इस शुरुआत से इस विद्यालय के बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गणित के सवाल अच्छे इच्छुक को उलझा कर रख देते हैं। बच्चे गणित का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। अधिकतर बच्चे गणित के सवाल में उलझ जाते हैं, पर जब कोई अध्यापक उसे अलग तरीके से पढ़ाता है तो यही विषय रोचक भी हो जाता है। गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक के चनऊ प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक ने गणित को ऐसे रोचक तरीके से छात्रों को पढ़ाने की ठानी कि बच्चे अब इसे गाना गा कर सीख रहे हैं।
डफली और ताली की धुन पर छात्र इसे याद कर रहे हैं। खेल खेल में गाना गाकर छात्र गणित के उलझे सवालों को सुलझा रहे हैं। अध्यापक आशुतोष गुप्ता का कहना है कि पहले छात्रों को जब गणित पढ़ाते थे तो वो इस विषय से दूर भागते थे, पर अब वही छात्र मन लगाकर इसे पढ़ते हैं और गाना गाकर समझते हैं। इसलिए अब मैंने गणित को कविता के रूप में पढ़ाना शुरू किया है। आशुतोष का कहना है कि पहले छात्रों को जब रेखा, कोण, त्रिकोण, चतुर्भुज के बारे में पढ़ाता था तब वो कम समझते थे, पर अब से कविता के रूप में पढ़ाना शुरू किया है तब से छात्र बहुत खुश रहते हैं और मन लगाकर पढ़ते भी हैं। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 महीने में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाला मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जौहर दिखाएंगे। अंबेडकर नगर के पास रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। ये प्रतियोगिता मार्च 2023 में होगी, जिसमें भारत से इकलौते प्लेयर के रूप में मोहम्मद शमीम का चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए ही होती है। इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें टेलरिंग, फोटोग्राफी समेत 14 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। शमीम का चयन टेलरिंग में कम समय में कोट बनाने के लिए हुआ है। ये 8 से 10 घंटे में बनने वाले कोट को महज 6 घंटे से भी कम समय में सिल देते हैं। मोहम्मद शमीम ने 2009 में क्षेत्रीय टेलरिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। 2010 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल गोल्ड मेडल जीता और 2011 में दक्षिण कोरिया भी वो जा चुके हैं। बनारस की बेटी निवेक्षा राय ने ऐसा कमाल कर दिया है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। निवेक्षा राय ने दुनिया की सबसे छोटी भगवान गणपति की पेंटिंग तैयार की है। इस पेंटिंग का साइज इतना छोटा है कि इसकी सुंदरता को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। निवेक्षा ने रंग और ब्रश के इस्तेमाल से 9 mm की लंबाई और चौड़ाई वाली गणपति की पेंटिंग तैयार की है। निवेक्षा की इस कलाकारी को वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड ने सलाम किया है और उनकी इस कलाकारी को बतौर रिकॉर्ड दर्ज किया। निवेक्षा राय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के MFA फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। निवेक्षा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें कला में रुचि थी और वो अपनी कलाकारी के जरिए कुछ अलग करना चाहती हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने सबसे छोटी भगवान गणेश की पेंटिंग बनाने का सोचा। इसकी प्रेरणा उन्हें अपनी बुआ और गिनीज बुक रिकॉर्डधारी पूनम राय से मिली। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उससे बना रही थी तो, और ब्रश भी थोड़ा सा, ब्रश की वजह से भी मुझे दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया, स्पेक्स लगाया, फिर उसके बाद मैंने बनाया तो वो बन गया। इटली के मिलान शहर में दिसंबर में इंटरनेशनल फेयर होने वाला है। इस इंटरनेशनल फेयर में दुनिया भर के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इंटरनेशनल फेयर में भाग लेने के लिए भारत से भी 8 शिल्पकार इटली जाएंगे। इनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा भी शामिल हैं। ग्वालियर के रहने वाले दीपक विश्वकर्मा पत्थर की प्रतिमा बनाने के लिए विश्व विख्यात हैं। इटली के मिलान शहर में होने वाले फेयर में दीपक अपने द्वारा बनाई गई बेहतरीन पत्थर की प्रतिमाएं लेकर जाएंगे। साथ ही इटली में भी पत्थर की प्रतिमाएं बनाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार शिल्पियों को इटली से लाया जाएगा। इटली में 3 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस फेयर का मकसद दुनिया भर के कलाकारों को एक विश्व स्तर का मंच देना है। आपको बता दें कि मूर्तिकार दीपक अब तक पत्थर की हजारों प्रतिमाएं बना चुके हैं। साल 2017 में दीपक विश्वकर्मा ने भगवान बुद्ध की विश्व स्तरीय प्रतिमा बनाई थी। भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों की अवस्था वाली इस प्रतिमा को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मूर्ति के लिए दीपक को राष्ट्रपति ने स्वर्ण कमल से सम्मानित किया था। पिछले साल दीपक ने दुनिया की पहली पत्थर की ऐसी नाव बनाई थी जो भगवान श्री राम, सीता और केवट के साथ पानी में तैर रही है। पिथौरागढ़ में नेपाल को जोड़ने वाला झूलाघाट इंटरनेशनल पुल कभी भी जमींदोज हो सकता है। दोनों मुल्कों को जोड़ने वाला ये पुल 166 साल का सफर तय कर चुका है। काली नदी के ऊपर बना झूलाघाट का पुल नेपाल बॉर्डर पर बना सबसे पुराना पुल है। ब्रिटिश सरकार ने इस पुल को सन 1856 में बनाया था। इस स्थान पर दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही कितनी जरूरी है, ये अंग्रेजी हुकूमत भी अच्छी तरह से जानती थी। दोनों मुल्कों को जोड़ने वाले झूलाघाट पुल का निचला हिस्सा कई बार टूट चुका है, जिस कारण इस हिस्से में भारत नेपाल के बीच आवाजाही भी प्रभावित हुई है। यही नहीं, इस पुल पर बॉर्डर के इलाकों का व्यापार भी टिका है। आज भी नेपाल के नागरिक जरूरी खरीदारी के लिए भारतीय बाजार आते हैं, तो भारत के लोग भी नेपाल के मार्केट जाते हैं।
पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए PWD ने हेडक्वार्टर को प्रस्ताव भेजा है। हम लोग उसका पूरा लकड़ी जो पुरानी है उसको चेंज करके हम अब लोग जो उसमें स्टील के क्रॉस बीम और जो चेकर्ड प्लेट हमारी अब लोहे की अब नया आ गया है, तो वो हम उसको ठीक करने जा रहे हैं। 7 समंदर पार कर सुकून की आबोहवा में जैसलमेर की धरा पर प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन प्रवास पर आने का सिलसिला अब जारी है। अब तक जैसलमेर के विभिन्न स्थानों पर 60 से अधिक प्रजाति के पक्षी आ चुके हैं। इस बार जैसलमेर के विभिन्न इलाकों में छुटकन्ना उल्लू ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्षेत्र के वन्य जीव संरक्षक राधेश्याम पैमानी और रासला के सुमेर सिंह भाटी सावता ने बताया कि उल्लू के इस प्रजाति को भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। ये ज्यादातर सितंबर से अप्रैल तक भारत के खुले स्थानों और घास के मैदानों में दिखते हैं। ये मध्यम आकार का उल्लू है जिसके सिर पर पंखों के गुच्छे होते हैं जो कि सतरंधारी प्राणियों के कान की तरह दिखते हैं। जब इस पक्षी को कोई डर होता है तब बचाव की मुद्रा में ये अपने कान खड़ा करता है, अन्यथा इसके कान नहीं दिखते। इस पक्षी का सिर बड़ा, गर्दन छोटी, पंख बड़े, आंखें बड़ी और पीले रंग की ये फ्लाई कैचर, स्टॉलिंग, पिपेट और लार्क आदि पक्षियों को भी खा जाते हैं। ये प्रजाति धीरे धीरे संकटग्रस्त श्रेणी की तरफ बढ़ रही है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ वन्यजीव तो दिखते ही हैं, लेकिन आजकल बर्ड वॉचर्स की भी बल्ले बल्ले है। एक बर्ड वॉचर ने अपने कैमरे में संकटग्रस्त प्रजाति का पक्षी ब्लैक स्टॉर्क को कैमरे में कैद किया है। बताया जा रहा है कि संकटग्रस्त प्रजाति के पक्षी को पहली बार मेरठ में देखा गया है। इस पक्षी की चोंच और पैर का निचला भाग गुलाबी लाल रंग का होता है। गर्दन और पीठ मखमली सिल्की काले रंग के रोएं और पंख होते हैं। मेरठ में 4 प्रकार के एशियन ओपनबिल, वुली नेक्ड, पेंटेड और ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क पाए जाते हैं। ब्लैक स्टॉर्क 5वां है। स्थानीय भाषा में इसे सुरमल कहा जाता है। जिला वन अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि 7 समंदर पार से आए प्रवासी पक्षियों को यहाँ की वेटलैंड भा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी माइग्रेटेड बर्ड्स और देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में यहाँ जल सफारी की भी तैयारी की जा रही है ताकि लोग डॉल्फिन के अलावा घड़ियाल भी जल सफारी के दौरान देख सके। वहीं वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर की भी कवायद जोरों पर है। पीलीभीत में 15 नवंबर से शुरू हुए पर्यटन सत्र का सैलानियों को खूब आनंद मिल रहा है। यहाँ आने वाले सैलानियों को बाघ के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। ऐसे ही जब पर्यटकों का दल यहाँ सफारी का आनंद ले रहा था तो उन्हें वनराज के दीदार हो गए और कार रोककर सैलानियों ने बाघ का वीडियो बनाने की कोशिश की। हालांकि बाघ जैसे ही कार की ओर बढ़ा तो पर्यटक थोड़ा डर और सहम गए और कार में छुप गए, लेकिन पर्यटकों ने हिम्मत के साथ बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पीलीभीत टाइगर रिजर्व घूमने आने के लिए उनके सोशल मीडिया पर जुड़े लोगों से आग्रह किया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व वो शुरू हो गया है, उसी के निमित्त में अपने कुछ अहम कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व गया था। तो देखने को मिला कि हम लोग जब निकल के वापस आ रहे थे तो उसी रास्ते में यहाँ से निकलते हैं, चुंगा के पड़ोसी रास्ता आता है बाइफर्केशन की तरफ, उधर से हम लोग निकले तो वहीं पर हम लोग को टाइगर का दीदार हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के मद्देड़ बफर रेंज के दायरे में यापला की पहाड़ियों में पिछले दिनों तेंदुए के 2 शावक ग्रामीणों को मिले, जिन्हें वन विभाग को सौंपा गया था। हालांकि इंद्रवती टाइगर रिजर्व की टीम ने शावकों की मां से दोबारा मिलाने उन्हें वापस उसी स्थान पर लेकर पहुंचे थे जहां शावक पाए गए थे, परंतु कई घंटों के इंतजार के बाद भी मादा तेंदुआ शावकों के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आई। हालांकि आईटीआर की टीम की तरफ से मादा तेंदुए को ट्रेस करने की काफी कोशिश की गई, जिसके बाद शावकों को टीम ने अपने संरक्षण में लेते हुए वापस रेंज ऑफिस लेकर पहुंची। यहाँ वाइल्ड लाइफ के नियमानुसार शावकों का वजन किया गया और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रायपुर जंगल सफारी शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिली। शावकों की उम्र महज 3 से 4 दिन की बताई गई है। वहीं दूसरी ओर शावकों को छोड़कर गई मादा तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिलने से आईटीआर स्टाफ भी परेशान है। उसकी लोकेशन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर से उसका परीक्षण कराया गया, दोनों शावक पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए और उनको फीडिंग भी कराई गई। नॉर्मली उन्होंने फीडिंग भी की। राजस्थान के एक टाइगर को वन विभाग के कर्मचारी डकैत कहते हैं। इसका आवास चंबल के बिहड़ों में है। रणथंभौर के इस टाइगर का कोड नेम
T-136 हैं। MP, राजस्थान के वन कर्मचारी, अधिकारी और ट्रैकर इसके पीछे घूम रहे हैं। वे इसे डकैत के नाम से पुकारने लगे हैं। जुलाई के महीने में बरसात के दौरान ये टाइगर दूसरे दबंग टाइगर्स के दबाव के कारण रणथंभौर से निकलकर करौली के जंगलों का रुख कर गया था। यहाँ जुलाई अगस्त में इस टाइगर ने वन विभाग की ट्रैकिंग टीम को काफी छकाया। इस दौरान बरसात भी तेज थी और टाइगर का मूवमेंट इंसानी बस्तियों के काफी करीब था। करौली से निकलकर एक बार तो ये टाइगर गंगापुर तक पहुंच गया था। उसके बाद सितंबर में जैसे ही ये बाघ करौली के घने जंगलों में पहुंचा तो वहां मौजूद टाइगर T-80 ने इसे बुरी तरह से आगे की तरफ खदेड़ दिया। उसके काफी दिनों बाद ये टाइगर T-136 मुरैना के जंगलों में नजर आया। वहां इसने एक ग्रामीण को घायल कर दिया था। हरियाणा की जेलों में बंद कैदी आत्मनिर्भर बने, यही एक प्रयास लेकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे हैं हरियाणा जेल विभाग के अधिकारी। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के स्टॉल पर हरियाणा प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के हाथ से बनी कला को देखने वाला हर कोई अचंभित है। इनकी खूबसूरती को देखकर लोग इन्हें खरीदे बिना नहीं रह पा रहे। इससे जहां हरियाणा जेल विभाग को अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, वहीं कैदी भी इससे और अच्छा करने को प्रोत्साहित हो रहे हैं। अपने इसी हुनर के जरिए वो अपने जीवन में लगे दाग को धोकर चरित्र को शीशे जैसा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र जेल से है। सभी जेल 19 की 19 जेल है जो वहाँ 19 जेलों से आते हैं। जो कैदी होते हैं वो फैक्ट्री में ये बनाते हैं और जो आगे के लिए उनका रोजगार होता है उसके लिए भी बाहर निकल के अपना जीवन नया शुरुआत कर सके अपने जीवन की। और ये 19 जेलों से सामान आया है, ये शीघ्र लग रहा है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों में किसानों ने नवाचार करते हुए किन्नू की फसल का उत्पादन शुरू किया था। शुरुआती दौर में आशा के अनुरूप फसल होने से किसानों में और भी उत्साह बढ़ा, लेकिन पिछले 2 साल से मौसम की मार के कारण किन्नू की फसल लगातार चौपट होती जा रही है, जिससे किसानों की चिंता और भी अधिक बढ़ गई है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में किन्नू की बागवानी को पिछले 2 सालों से क्लाइमेट अनुकूल नहीं होने के कारण नुकसान झेलना पड़ रहा है। खाजूवाला के 12 KGD में 2007 से लगातार किन्नू की खेती करने वाले किसान आनंद भादु बताते हैं कि उन्होंने अपने खेत में 2007 में 12 बीघा भूमि पर किन्नू का बाग लगाया था और 4 साल बाद किन्नू का उत्पादन भी अच्छा शुरू हुआ था। उसके बाद किसान ने कुछ और इन्वेस्टमेंट कर खेत में ही ग्रेडिंग और वैक्सिंग प्लांट लगाकर किन्नू को स्थानीय मंडी के साथ बीकानेर और जोधपुर भेजा था और भाव भी अच्छे मिलते थे। 2007 में ये किन्नू का बाग लगाया था तो उसके 4 साल बाद प्रोडक्शन शुरू हो गया और ठीक था, अच्छा उत्पादन हो रहा था। पर पिछले 2 सालों से टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया। मार्च के अंदर फ्लावरिंग आती है, फ्रूट सेट है, तो उस वक्त क्या टेम्परेचर 30 से ऊपर चला जाता है तो ड्रॉप हो जाता है सभी। झालावाड़ शहर के खेल संकुल स्टेडियम में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए जिला प्रशासन के नवाचार प्रोजेक्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। इसमें जिले की बालिकाओं को स्वयं की सुरक्षा करने के गुर सिखाकर उनमें आत्मरक्षा का भाव पैदा कर आत्मविश्वास जागृत करने का काम किया जा रहा है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी कृष्णा वर्मा ने कहा कि हम जिले की बालिकाओं और महिलाओं को उक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मरक्षा के लिए इतना सक्षम बनाना चाहते हैं कि उनको किसी की मदद की आवश्यकता न हो। फिलहाल यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर चल रहा है। इसके बाद जिले के 8 ब्लॉक में भी यह प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 2 घंटे चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोई भी स्कूली छात्रा, घरेलू महिला, कामकाजी महिला समेत समाज के किसी भी वर्ग की महिला निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकती है। पर्यावरण बचाने और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम को लेकर यूपी के बुलंदशहर से चंकी राही 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने साइकिल से निकले हैं। तकरीबन 18,000 किलोमीटर के सफर में अब तक चंकी ने 4,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय कर ली है और बाकी का सफर जारी है। कोडरमा पहुंचने पर आम लोगों के बीच जगह जगह रुककर चंकी राही ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और उनसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की अपील की। चंकी राही भारतीय सेना में बतौर JE कार्यरत थे और दिल्ली NCR में रहने के दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि अगर पर्यावरण को बचाया नहीं गया तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी।
बहरहाल नौकरी छोड़कर उन्होंने पर्यावरण बचाने की इस मुहिम को शुरू किया है। 12 सितंबर से चंकी राही ने इस मुहिम की शुरुआत की है और साइकिल यात्रा पर निकले। अप्रैल महीने तक 4 धाम की यात्रा के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित भी किया है। और मैं जागरूक ऐसे करता हूँ कि जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पर्यावरण को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारी सिंगल यूज पॉलीथीन है उसको अवॉइड करके मतलब उससे बच के। हिमाचल प्रदेश के बारे में मंडी शहर के रहने वाले जसप्रीत पॉल ने मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी माने जाने वाली शिकारी मंदिर तक साइकिल से सफर कर एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। साइकिलिस्ट जसप्रीत ने एक ही दिन में मंडी से शिकारी देवी वाया देवीदड़ और फिर मंडी का सफर तय किया। पेशे से फोटोग्राफर और साइकिलिंग को अपना शौक बना बैठे जसप्रीत ने बताया कि उन्होंने पूरे हिमाचल को साइकिल के माध्यम से एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन वो अभी तक मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी शिकारी देवी मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मन बनाया है और वो सराज स्थित माता शिकारी देवी मंदिर के लिए साइकिल से चल निकले हैं। जसप्रीत ने बताया कि वो 20 नवंबर को सुबह 5:20 पर मंडी से निकले और 126 किलोमीटर का सफर तय कर मंडी वापस शाम 8:25 पर पहुंचे हैं। जसप्रीत का दावा है कि मंडी जिला का शिकारी देवी मंदिर लगभग 3,359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वो यहाँ पर साइकिल से जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। जसप्रीत ने सभी को नशे से दूर रहने और फिट रहने का संदेश दिया है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद उपखंड के पाल मुंगाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाग 2 में पिछले 4 दिन से एक अजगर कुएं में पड़ा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी अजगर को रेस्क्यू करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। वन विभाग के पास संसाधनों का अभाव है और इस अभाव के कारण ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अजगर को पकड़ने में वन विभाग की टीम नाकाम साबित हुई है। पिछले 4 दिनों से घंटों की मशक्कत करने के बाद भी वन विभाग की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। स्कूल के पास बने कुएं में अजगर होने के कारण ग्रामीण और स्कूल के बच्चे दहशत में हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एक कर्मचारी केवल औपचारिकता कर रहा है। अजगर को पकड़ने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास विभाग की ओर से अभी तक नहीं किए गए हैं। मुंगाना के अंतर्गत पाल स्कूल के पीछे कुएं में अजगर होने की सूचना मिलने पर टीम द्वारा 3 बार मौके पर आने पर अजगर कुएं में होने से पकड़ा नहीं जा रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।